गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिक कोड। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कह देते हैं जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड कहाँ से आया? देखिए, माना ये जाता है कि डीएनए से आपका आरएनए बनता है और आरएनए से आपकी प्रोटीन बनती है। ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है और प्रोटीन में एमिनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं और एक चेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि अगर डीएनए में चेंज होता है, अगर डीएनए में कोई बदलाव होता है तो ये बदलाव किस पर असर डाल रहा था? प्रोटीन पर असर डाल रहा था। यानी अगर ये प्रोटीन A1, A2, A3 इस तरीके से जुड़ी हुई थी और सपोज यहाँ पे X प्रोटीन बन रही थी, तो डीएनए में चेंज होने पर यहाँ पे वाई प्रोटीन बनने लगी। ठीक है, तो इससे ये बात थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगी कि आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए में बदलाव होने पर अमीनो अम्ल में बदलाव हो रहा है। तो इसी के आधार पर जेनेटिक कोड की जो परिकल्पना थी उसका विकास हुआ और ये माना गया कि प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों के क्रम को जो है निर्देशित किया जाता है। यानी जब प्रोटीन बन रही होती है, ठीक है, आरएनए के बाद जो प्रोटीन बनती है, तो ये माना जाता है कि आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो यहाँ पे कुछ निर्देश मिलते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि ये जो अमीनो अम्ल हैं, हमारे पास 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, ये किस क्रम में जुड़ेंगी, क्योंकि इनके क्रम में बदलाव होने से प्रोटीन में भी बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक कोड की जो है, तब ये माना गया कि जो जेनेटिक कोड है वो कहीं ना कहीं जो डीएनए में जो क्षार हैं, ये ही जो है जेनेटिक कोड को बनाते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि आरएनए में क्या होते हैं, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, क्षार होते हैं। तो वो क्षार जो होते हैं, क्षार का सीक्वेंस ही जो है एक निर्देश देता है कि किस प्रकार से अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। तो आपको एक ही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अमीनो अम्ल की सीक्वेंस क्या होगी, यानी अमीनो अम्ल जो है 20 प्रकार के होते हैं, वो किस क्रम में जुड़ेंगे, ये ही निश्चित करता है कि प्रोटीन कैसी बनेगी। और अमीनो अम्ल किस क्रम में जुड़ेंगे ये कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित करता है आपका कोड, जो कि क्षार होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि क्षार 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये किस प्रकार से 20 अमीनो अम्ल के लिए ये क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। हम कैसे बताएं कि ये कोडिंग कर रहे हैं? तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक क्षार एक अमीनो अम्ल को कोड करता है तो यहाँ केवल 4 क्षार हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एक क्षार एक अमीनो एसिड को कोड करता है तो केवल कितने अमीनो अम्ल बनने चाहिए? 4। ठीक है, जैसे A, 2, 3 और 4। अगर हम 2 क्षारों की बात करें, 2 क्षार यानी जैसे AA, AG, AC और AT, तो ये 2-2 के ग्रुप हैं। ऐसे हम इसका कर सकते हैं GG, GC और GT और GA। तो इस प्रकार से अगर हम 2-2 क्रम क्षारकों का लें तो हमें टोटल जो है 16 अमीनो एसिड मिल रहे थे। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे आपका जॉर्ज गेमो, ये नाम आपको याद रखना है, जॉर्ज गेमो। ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक हाइपोथेसिस दी या एक बात कही कि जो है लगभग 3 क्षार जो है मिलके एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। जैसे सपोज मैंने बोल दिया कि AGC, ये 3 क्षार हैं, ये एक अमीनो अम्ल को कोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इन्होंने ये बोला कि अगर हम 3 क्षारकों को लेते हैं तो हमारे पास जो है टोटल जो है 64 अमीनो अम्ल बन रहे हैं। कितने? अगर हम 3 क्षारकों को लेते हैं तो 64 अमीनो एसिड हमारे पास बन रहे हैं। तो उनकी ये बात जो है, उन्होंने ही जेनेटिक कोड नाम दिया। जॉर्ज गेमो ने ही जेनेटिक कोड को नाम दिया और ये बात उन्होंने ही बताई कि जो जेनेटिक कोड होने चाहिए, यानी कि ये जो क्षार होने चाहिए, ये 3 क्षार होने चाहिए। 3 क्षार मिलके एक अमीनो एसिड बनाएंगे। ठीक है, एक क्षार एक अमीनो अम्ल नहीं बनाएगा, 2 क्षार मिलके भी एक अमीनो अम्ल नहीं बनाएंगे, बल्कि 3 क्षार मिलके एक अमीनो एसिड बनाएंगे। अब उनकी बात की पुष्टि कैसे की गई, मैं थोड़ा उसको आपको समझाती हूँ। इनकी बात की पुष्टि की गई, 3 साइंटिस्ट ने इनकी बात की पुष्टि करी। सबसे पहले इसमें जो है मार्शल नीरेनबर्ग का नाम है। मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया कि एक
एक चेन बनाई उन्होंने, उसमें सारे उन्होंने जो क्षार लिए वो यूरेसिल लिए, ठीक है। अब उन्होंने जब सारे क्षार यूरेसिल लिए तो जो ये ट्रिपलेट कोडॉन होता है यू यू यू, ये 3 यू जो है आपस में मिलके जिस अमीनो अम्ल को मिला बनाते हैं उसका नाम है फिनाइल एलेनिन। क्या है उसका नाम? फिनाइल एलेनिन, ठीक है। शॉर्टकट में इसको मैं पीए लिख दे रही हूँ इधर पी। तो फिर इससे भी पीए बना, इससे भी क्या बना? पीए बना। तो उनके पास एक चेन बन गई पूरा फिनाइल एलेनिन के अमीनो अम्ल से बनी हुई प्रोटीन की एक चेन बन गई, और इस चेन को उन्होंने बोला होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्योंकि सबके सब क्या थे? एक जैसे थे, ठीक है। तो इससे ये बात समझ में आई कि मतलब एक जैसे, जैसे ये तीनों क्षार एक जैसे थे तो एक ही अमीनो अम्ल बना रहे थे, फिर वही क्षार रिपीट हुए तो वही अमीनो अम्ल इन्होंने बनाए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे हरगोविंद खुराना, ये इंडियन साइंटिस्ट थे। तो हरगोविंद खुराना ने क्या करा, इनका एक्सपेरिमेंट मतलब बहुत ही अच्छा था। इन्होंने क्या करा, एक चेन ली यू जी यू जी यू जी, इस तरीके से कंटिन्यू करा। और ख़ास बात ये थी कि अगर डबल कोड अगर किसी चीज़ को बनाता, अगर हम ये मानते कि दो क्षार एक अमीनो अम्ल बना रहे तो इसे जो अमीनो अम्ल ये बना रहा वही इसे बनाना चाहिए था, वही इसे, वही इसे, वही इसे, है ना, सेम होनी चाहिए थी। लेकिन ये इससे बिल्कुल सिद्ध हुआ कि जो कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब 3 क्षार मिलके एक कोड बनाएंगे, एक कोड मतलब एक अमीनो एसिड, ठीक है। तो जैसे UGU है, UGU जो अमीनो अम्ल बनाता है उसका नाम है सिस्टीन, ठीक है। और GUG जो अमीनो अम्ल बनाता है उसका नाम है वैलीन। ये आपको नाम याद करना है। फिर आ गया आपका UGU, ये फिर बनाएगा सिस्टीन, ठीक है। फिर क्योंकि हम फिर वही ले रहे हैं ना, UG कंटिन्यू कर रहे हैं, तो GUG क्या बनाएगा? वैलीन। तो इन्हें एक कोपॉलीमर की एक चेन मिली, इसको क्या बोला गया? कोपॉलीमर, ठीक है। उस कोपॉलीमर की चेन में कहते हैं सिस्टीन वैलीन, सिस्टीन वैलीन, सिस्टीन वैलीन, इस तरीके से ये आगे बढ़ता गया। तीसरे जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पर काम किया उनका नाम था सेवेरो ओकोआ, ठीक है। तो सेवेरो ओकोआ ने क्या करा, इन्होंने बिना DNA चेन के, यानी इन्होंने जो है आप ये समझिए कि इन्होंने ये बताया कि अगर टैम्पलेट नहीं है, जैसे DNA टैम्पलेट होता है ना, तो टैम्पलेट अनुपस्थित था, ठीक है। टैम्पलेट आप जानते हो जिस पर RNA बनेगा, टैम्पलेट क्या था? एब्सेंट था। और एंजाइम इन्होंने लिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, ठीक है। और इस एंजाइम की मदद से इन्होंने एक निश्चित क्रम वाले RNA का निर्माण कर दिया, एक निश्चित क्रम वाले RNA को बना दिया, ठीक है। निश्चित क्रम, एक निश्चित क्रम की RNA चेन का निर्माण किया, ठीक है। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा, नीरेनबर्ग, गोविंद खुराना और ओकोआ। इन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि जो कोड होते हैं वो ट्रिपलेट्स होते हैं। अब चलिए जेनेटिक कोड को बनाना सीखते हैं। ये बनाना आपने है, टेबल में आपको बताती हूँ आपको कैसे बनानी है, ठीक है। और इसमें आपकी बुक में नाम भी लिखे हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। तो कैसे बनाना है देखिए, इधर आपको लेना है 4 क्षार, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। इसी क्रम में आपको यहाँ लेना है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। इसी क्रम में ये जो आपने एक बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स में आपको 1 2 3 4 चैम्बर छोड़ने हैं, ठीक है। और यहाँ फिर आपको लिखना है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। 4 चैम्बर बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। एक चैम्बर ये जो रहा, इसमें ये 4 क्षार आपके फिर रिपीट होंगे। अब इनको आपको बनाना कैसे है? इसको बनाने का बहुत इजी सीक्वेंस है। फर्स्ट आप इसको रीड करेंगे, मैंने लिखा है फर्स्ट, सेकंड आप इसको रीड करेंगे और थर्ड आप इसको रीड करेंगे। तो बनाना कैसे देखिए, U, फर्स्ट U, फिर ये वाला U, तो ट्रिपलेट U बन गया। फिर U, U और C, U U C, फिर U U A, ठीक है, U U G बन गया। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, U C और फिर U,
फिर यू सी सी, यू सी ए, नेक्स्ट यू सी जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू ए यू, ठीक है। तो और फिर यू ए सी, यानी पहला इसको, दूसरा इसको और तीसरा अब ये, फिर चौथा ये, ठीक है। यू ए यू ए जी, ठीक है। फिर यू जी, ये यू जी तो आपका यू जी यू जी सी, फिर यू जी ए, फिर यू जी जी, ठीक। इसी प्रकार आपको ये बनाना है, सी यू यू सी यू सी सी यू ए सी यू जी, ये आप सेल्फ उसको बनाएंगे, ठीक है। और ये किस किस अमीनो एसिड को कोड करते हैं ये आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, या मैं आपको बुक से इसका स्क्रीनशॉट खींच के भेज दूँगी। एक चीज़ आप इसमें देख रहे होंगे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास 4 कोड बने, इसमें पहले 2 कोड देखिए यू यू, इसमें भी देखिए यू 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 यू, ये सेम है, देखिए इधर देखिए यू सी यू सी यू सी यू सी सेम, यू ए यू ए यू ए यू ए सेम है। तो फ्रांसिस क्रिक ने एक हाइपोथेसिस दी, बबल हाइपोथेसिस, ठीक है। उन्होंने बोला कि किसी भी अमीनो अम्ल के जो कोड है उसका पहला और दूसरा क्षार निश्चित रहते हैं, ये निश्चित है, तीसरे क्षार अलग हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये 2 तो सेम है, यू सी यू सी यू सी यू सी, लेकिन जो तीसरा क्षार है वो अलग है, वो इसमें यू है, इसमें सी है, इसमें ए है और इसमें जी है। सेम वे अगर आप यहाँ करेंगे आपको भी यही यहाँ पे भी रिपीट मिलेगा, ठीक है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि किसी भी उसमें आपके कोड में जो पहले के 2 क्षार होते हैं वो सेम होते हैं और तीसरा अलग हो सकता है। मतलब उनके कहने का मतलब क्या था कि किसी अमीनो अम्ल कोड के लिए पहला और दूसरा निश्चित होते हैं लेकिन तीसरा भिन्न होता है, इसे बबल हाइपोथेसिस कहा गया। तो इस प्रकार आप इसमें देख रहे हो, तो अगर इनको मैं काउंट करूँ तो 4 8 12 16 16 32 45 और 64, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 64 मेरे को कोडोन मिल रहे हैं, ठीक है। इन 64 कोडोन में से आपके जो हैं 64 जो कोडोन बने, ठीक है, इसमें से 61 तो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, 61 क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी अमीनो एसिड को निर्देश देते हैं कि आप आइए और जुड़िए इस क्रम में। जबकि जो 3 कोडोन होते हैं, ठीक है, 3 कोडोन को हम कह देते हैं नॉनसेंस। क्या कह देते हैं, नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, इनको हम स्टॉप कोडॉन भी कह देते हैं। स्टॉप कोडॉन मतलब रोकने वाले कोडॉन, ठीक है। 3 कोडॉन इज नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस मतलब ये सेंस नहीं कर पाते हैं कि हमें किस अमीनो अम्ल को कोड करना है, इसीलिए इन्हें स्टॉप कोडॉन भी हम कह देते हैं। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड की विशेषताएं, उनके गुण क्या हैं, साइलेंट फीचर क्या क्या है उनकी, ठीक है। पहला फीचर तो आपको पता ही है कि कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया कि कोड क्या होते हैं, त्रिक होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, यानी 3 क्षार मिलकर एक कोड बनाते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट। दूसरा मैंने इसी में आपको बता दिया कि टोटल 64 होते हैं, 64 में से 61 आपके अमीनो एसिड को कोड करते हैं और 3 क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, जो किसी को भी कोड नहीं करते हैं। अब ये आपके जो 3 नॉनसेंस कोडॉन हैं, ठीक है, ये कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है, बहुत इजी है इनका सीक्वेंस, यू ए, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा यू ए जी, ठीक है, और थोड़ा सा तीसरा अंदर हो जाता है यू जी ए,
यहाँ पे थोड़ा अंतर है। तो ये 3 क्या है, नॉनसेंस कोडॉन है, या इनको हम क्या कह देते हैं, स्टॉप कोडॉन। ये किसी भी चेन में जो है अमीनो अम्ल अगर हमें रोकने हैं, आगे नहीं चाहिए, तो इन्हें रोकने का ये काम करते हैं। अगला मैंने लिखा है नॉन एम्बिगियस, यानी कि जो कोडॉन होते हैं वो असंदेहास्पद होते हैं। ठीक है, यानी आप उन पर संदेह नहीं करेंगे। सपोज जो है मेरा AUG है, ये बनाता है आपका मैथियोनिन। क्या बनाता है, मैथियोनिन। तो ये हर समय मैथियोनिन ही बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक जो भी कोडॉन है वो केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा। ठीक है, और किसी अमीनो अम्ल को वो कोड नहीं करेगा। AUG हर समय मैथियोनिन को ही कोड करेगा। अगला होता है कि जो आपके कोड हैं, ठीक है, वो जो है आपके कोडॉन वो आपके यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, कोडॉन क्या होता है आपके, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक। ठीक है, जो सब जगह एक ही बात करेगा, यानी कि जैसे यू है, ये आपका फिनाइल एलेनिन बनाता है। क्या बनाता है, फिनाइल एलेनिन बनाता है। तो इस सब में फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो या फिर प्लांट की सेल हो, या एनिमल्स में आप कोई भी ले लें, सिलेंट्रेटा ले लें, मोलस्का ले लें, आप पक्षी ले लें, आप सरीसृप ले लें, सब में फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा। ठीक है, ये सार्वभौमिक है। अगला होते हैं जो आपके कोडॉन होते हैं, जेनेटिक कोड जो होते हैं, या कोडॉन कह लीजिए उनको, ये जो है आपके कॉमालेस होते हैं। कॉमा आपने पढ़ा है, कॉमा क्या होता है, कॉमा यानी जो बीच में रोकने के लिए हम लगा लेते हैं। जैसे हमारा AUG, U AUG है। ठीक है, मैं इसको 2 बार लिख के आपको समझाती हूँ कि ये कॉमालेस कैसे होते हैं। कॉमा इनके बीच में नहीं लगता है। जैसे ये एक अमीनो अम्ल बनाएगा, ये दूसरा बनाएगा और ये तीसरा बनाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में कॉमा नहीं होता है। ठीक है, कॉमा या इनके बीच में रुकने का कोई मतलब नहीं होता। हम इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, AUG UUU AUG। अगला होता है कि जो आपके कोडॉन है वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग को हम हिंदी में कह देते हैं अनतिव्यापी। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ऊपर अभी बनाया है कि ये एक अमीनो अम्ल बना रहा है, ये दूसरा बना रहा है, ये तीसरा बना रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि एक इसने अमीनो अम्ल बनाया और पता चल रहा है कि दूसरे में क्या हो रहा है, आपके दूसरे में फिर ये दोनों भाग ले रहे हैं, ये 3 ले रहे हैं भाग, या फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका कोडॉन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, GUU नहीं। ठीक है, ओवरलैप नहीं करते, 3 अलग है, ये 3 अलग, ये 3 अलग, कंटिन्यूस फॉर्म में ये होते हैं, बिना कॉमा के आगे बढ़ते जाते। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है आपका एक कोडॉन है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, AUG। ठीक है, मैंने ऊपर भी इसका जिक्र किया है। ये एक तो ये मैथियोनिन बनाता है, मैथियोनिन अमीनो अम्ल का नाम है। दूसरा इसकी खास बात क्या है कि ये स्टार्टिंग कोडॉन भी होता है। क्या होता है, आरंभन कोडॉन, यानी किसी भी चेन में अमीनो अम्ल बनाने के लिए स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर ये पहले आगे से ये आता है तब कोई भी चेन बननी स्टार्ट होती है, तो इसका दोहरा कार्य होता है। ठीक है, मैथियोनिन तो ये बीच में भी बनाएगा, लेकिन शुरू में यही हमेशा रहेगा, दोहरा कार्य होता है। जैसे आपके ग्रुप लीडर आपके आगे होते हैं ना, जो आगे से चलते हैं, उनके बिना आप चल ही नहीं पाते हो, तो ऐसे ही इसमें भी आपका आरंभन कोडॉन AUG होता है। देखो इसमें यह है, कभी कभी वैलिन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये कभी कभी वैलिन अमीनो एसिड का जो कोडॉन होते हैं वो भी कभी कभी आरंभन कोडॉन की तरह कार्य करते हैं। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, वैलिन अमीनो के कोडॉन भी जो है स्टार्ट कोडॉन की तरह कार्य करते हैं कभी कभी। ठीक है, हर टाइम नहीं। नेक्स्ट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कोड इज़ डीजनरेटेड। डीजनरेट यानी कि अपहासित। तो जो आपके कोड है वो अपहासित होता है। अपहासित होने का मतलब क्या होता है कि एक अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोड। ठीक है, तो यानी कि एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो अम्ल को आप कई प्रकार के कोडॉन उसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं।
ठीक है। एक अमीनो अम्ल को एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा कोडॉन भी कोड कर सकता है, लेकिन एक कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल बनाएगा। एक अमीनो अम्ल को एक से ज़्यादा कोडॉन भी कोड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया आज आनुवंशिक कूट, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ, कि आपके पास बुक सबके पास है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें दे रही हूँ। क्वेश्चन क्या है कि मैं एक चेन बना के आपको दे रही हूँ, AUG UUUUUC, फिर UUC UUU, अगेन UUU और UUC। आपको मुझे इसकी अमीनो अम्ल की चेन बना के आपको मुझे इसमें दिखानी है कि ये किस प्रकार से होगी, ठीक है। और जो मैंने आपको पीछे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बताया था, बिंदु उत्परिवर्तन बताया था, पॉइंट म्यूटेशन, वो इसी में आपके होता है। तो नेक्स्ट कल हम अब पढ़ेंगे आपका अनुवादन, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, यानी RNA से प्रोटीन का बनना, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर टुडे।